गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ मनोज चौटिया फ्रॉम रघुनाथ विद्यालय रतनगढ़। हम लोग पढ़ रहे थे पौधों में परिवहन। पौधों में परिवहन के अंतर्गत अपन ने पिछला टॉपिक पढ़ा था जल, या इस पाठ में अपन अब तक पढ़ चुके हैं विसरण, परासरण, जल विभव, जीवद्रव्य कुंचन, जीवद्रव्य विकुंचन, अंतः शोषण, उसके बाद में जल अवशोषण, उसके बाद में रसारोहण यानी जल का ऊपर की तरफ गमन पत्तियों तक पहुंचना। इसके पश्चात वाष्प उत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण में एक समझौता, ये भी अपन पढ़ चुके। आज का अपना टॉपिक है खनिज पोषकों का उद्ग्रहण एवं संचरण। खनिज पोषकों का उद्ग्रहण एवं संचरण अपन जानते हैं पादपों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड तो वातावरण से प्राप्त हो जाती है और ऑक्सीजन भी वातावरण से प्राप्त हो जाती है, ठीक है। उसके पश्चात जो जल है उससे हाइड्रोजन और विभिन्न प्रकार के खनिज लवण जल में घुलित अवस्था के अंतर्गत ही पादप के अंदर प्रवेश करते हैं। यानी अपनी पोषण की आवश्यकता हेतु पादपों को मृदा से प्राप्त खनिज लवणों के ऊपर निर्भर रहना होता है, जिसकी कमी जल के द्वारा या जल के माध्यम से खनिज लवण भी अवशोषित किए जाते हैं। तो सबसे पहले खनिज पोषकों का उद्ग्रहण यानी अंदर ये किस प्रकार से आते हैं, तो अपन जानते हैं मृदा जो विलयन होता है, उस मृदा विलयन में खनिज पोषक तत्व जो है वो घुलित अवस्था के अंतर्गत रहते हैं और मृदा के अंदर जो खनिज रहते हैं वो आंशिक रूप से आयनित होते हैं, ठीक है। या यूं कहते हैं कि खनिज तत्व जो है वो आयनों के रूप में ग्रहण किए जाते हैं और ये आयन जो है वो कोशिका भित्ति को पार नहीं कर सकते। और दूसरी बात जो है वो मृदा के अंतर्गत जो खनिज लवण होते हैं उनकी सांद्रता कोशिका के अंदर उपस्थित सांद्रता से कम होती है, इसलिए खनिज लवण बाह्य त्वचा की कोशिका या जो अपन कहे एपिडर्मिस, और चूंकि आप लोगों को पता है, याद रखना कि जड़ की जो सबसे बाहरी कोशिका है उसको एपिडर्मिस न कह के क्या कहते हैं, उसको एपिब्लेमा कहते हैं। ये भी एक नंबर का प्रश्न बनता है, जड़ की सबसे बाह्य परत का नाम लिखिए, तो वहां अगर आप एपिडर्मिस लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, उसको अपने को क्या लिखना है, एपिब्लेमा। तो ये जो आयनित खनिज लवण है, ठीक है, जो आयनों के रूप में रहते हैं, ये कोशिका भित्ति और एपिडर्मिस को पार नहीं कर सकते, तो इन्हें सक्रिय अवशोषण के द्वारा अंतर्ग्रहण किया जाता है। और आप लोगों को पता है, अपन ने कल भी चर्चा की थी, एक होता है सक्रिय अवशोषण, एक होता है निष्क्रिय अवशोषण। सक्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निष्क्रिय अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। और उस ऊर्जा के द्वारा बलपूर्वक यूं कह सकते हैं अपन, जड़ों की जो कोशिकाएं, एक तो रूट प्रेशर की अपन ने कल बात की थी, और दूसरी जड़ों की जो कोशिकाएं हैं वो क्या करती है, श्वसन की क्रिया करती है, और उस श्वसन की क्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है और वह ऊर्जा मूल रोम लेकर और उस ऊर्जा की सहायता से क्या करते हैं, खनिज लवणों का सक्रिय अवशोषण करते हैं, या यूं कहें कि बलपूर्वक उन्हें अपने अंदर खींचते हैं। और खींचने के पश्चात आप लोगों को पता है मूल रोम बाह्य त्वचा से ये आता है कोर्टेक्स में, कोर्टेक्स से फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल। अब एंडोडर्मिस में क्या होता है, केसपेरियन पट्टिकाएं या सुबेरिन का एक आवरण पाया जाता है, और उसके कारण वो भी क्या करते हैं, कोशिका भित्ति के समान इन आयनों को अपने अंदर अंतर्ग्रहण नहीं करने देते। तो यहां पर भी उनका क्या होगा, सक्रिय अवशोषण होगा, अर्थात इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अवशोषण को हमने क्या कह दिया, खनिज लवणों का अंतर्ग्रहण या उद्ग्रहण हो गया। उसके पश्चात इसका संचरण या क्या होता है, स्थानांतरण होता है। जल का तो क्या होता है अपन जानते हैं, निष्क्रिय उद्ग्रहण होता है, और खनिज लवणों का सक्रिय उद्ग्रहण होता है। यानी खनिज लवण जो है जल में घुली हुई अवस्था में ही अंदर प्रवेश करते हैं और उस स्थिति में सक्रिय अवशोषण होगा। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सक्रिय और निष्क्रिय, एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार के अवशोषण के द्वारा खनिज लवण है वो जड़ों के जाइलम तक पहुंच जाते हैं, और इसी जाइलम के द्वारा ये पादप के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। यानी अपन ने जो बात की थी कि पत्तियों द्वारा बना हुआ भोजन जो है उसका स्थानांतरण या उसका परिवहन पौधे के समस्त भागों में फ्लोएम के द्वारा होता है, जबकि जल व खनिज लवणों का परिवहन जो है वो जाइलम के द्वारा होता है। अब देखिए, एक होते हैं इनके कुछ स्टोरेज को अपन क्या कहेंगे, कुंड क्षेत्र, यानी जहां पर ये संचित रहते हैं, यानी संचित
संचित जो भाग होता है, चाहे भोज्य पदार्थ हो तो वो भोजन का कुंड क्षेत्र हो जाएगा, और खनिज लवण है तो ये क्या हो जाएगा, उनका कुंड क्षेत्र हो जाएगा। अब खनिज लवणों का कुंड क्षेत्र क्या होता है, तो आप लोग याद कीजिए, अपन ने बात की थी जड़ और तने की आंतरिक संरचना, जब अपन ने देखा था तो सबसे पहले क्या होता है, विभज्योतक। और विभज्योतक भी 3 प्रकार का, शीर्षस्थ विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। तो आपको ये याद रखना है कि खनिज पोषकों का कुंड क्षेत्र या संचयी क्षेत्र क्या होता है, तो अपन कह सकते हैं शीर्षस्थ, पार्श्व और अंतर्वेशी विभज्योतक। इन विभज्योतकों के अंतर्गत ये खनिज लवण जो है वो संचयित रहते हैं, या यूं कह दें कि ये इनका कुंड क्षेत्र होता है। खनिज लवण एक पार्ट अपन अगले साल पढ़ेंगे, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फेट, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे एक क्षेत्र के अंतर्गत संचित रहते हैं, और वो क्षेत्र क्या है, इनका कुंड क्षेत्र कौन सा हो गया, शीर्षस्थ एवं पार्श्व विभज्योतक। अब यहां से इनका परिवहन जाइलम के द्वारा पादप के विभिन्न भागों के अंतर्गत होता रहता है। या अब दूसरी बात करें अपन आहार की, तो आहार कौन बनाता है, पत्तियों द्वारा भोजन निर्माण की क्रिया पादपों के अंतर्गत होती है। पत्तियां क्या करती है, पादप का भोजन बनाती है। पत्तियां क्या है, या जो पत्तियां और जो हरे भाग है पादप के, यानी जिनमें हरित लवक पाया जाता है, वो भाग क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या करते हैं, शर्करा का निर्माण करते हैं। तो वहां से फ्लोएम के द्वारा क्या होता है, विभिन्न पादप अंगों को यह भोज्य पदार्थ स्थानांतरित होता है। खनिज पोषकों के साथ साथ अब भोज्य पदार्थों का अपन क्या कर रहे हैं, स्थानांतरण कर रहे हैं। और भोज्य पदार्थों के भी क्या होते हैं, कुंड होते हैं। अपन ने देखा था जड़, और जड़ के अपन ने रूपांतरण पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा, शंकु रूपी गाजर है, मूली है, तरकु रूपी साकंद है, सलजम है। तो ये भोज्य पदार्थ पत्तियां केवल क्या करती है, बनाती है, पत्तियां स्टोरेज नहीं करती। तो भोज्य पदार्थों के संग्रहण क्षेत्र अधिकतर क्या होते हैं, जिस प्रकार से ये कुंड क्षेत्र था किसका, खनिज पोषकों का, उसी प्रकार भोज्य पदार्थों का खनिज कुंड क्या, कुंड क्षेत्र कौन सा हो गया, जड़ हो गया। तो पहले पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन को जड़ तक स्थानांतरित करना, और वहां ये इनका क्या है, स्टोरेज मटेरियल है। और जब पादप को इसकी आवश्यकता होती है तो उस स्थिति में ये फ्लोएम के द्वारा समस्त भागों की ओर स्थानांतरित किए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोएम में मुख्यतः जल और शर्करा और हार्मोन इत्यादि और विभिन्न प्रकार के एमिनो अम्ल जो होते हैं वो फ्लोएम के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर इनका परिवहन किया जाता है। अपना अंतिम टॉपिक है इस पार्ट का, वो है दाब प्रवाह। दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना, इसे एक ग्रिडलिंग के प्रयोग के द्वारा भी अपन बाद में समझेंगे। सबसे पहले दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना क्या होती है। संचय कुंड क्या हो गया, किसका, भोज्य पदार्थों का। संचय कुंड भोज्य पदार्थों का क्या हो गया, जड़ हो गया, ठीक है। अब जड़ से शर्करा स्थानांतरण की जो विभिन्न भागों में प्रवाहित होने की जो परिकल्पना है उसको अपन क्या कहेंगे, संचित कुंड क्षेत्र अपन कह सकते हैं, जहां पर इनका स्टोरेज होता है। स्टोरेज भाग से पादप के विभिन्न भागों के अंतर्गत शर्करा या भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है वो क्या कहलाता है, दाब प्रवाह या सामूहिक प्रवाह परिकल्पना। अब होता क्या है इसके अंतर्गत, अपन जानते हैं कि भोज्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है, भोज्य पदार्थों का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ग्लूकोज जो कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा संचित एक प्रकार की शर्करा है। सबसे पहले इस शर्करा को, ग्लूकोज क्या है, एक मोनोसेकेराइड है, और इस मोनोसेकेराइड को डाइसैकेराइड में बदल दिया जाता है, और डाइसैकेराइड के रूप में ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंतर्गत स्थानांतरित होती रहती है, यानी पास स्थित कोशिकाओं के अंतर्गत ये स्थानांतरित होगी। और फिर सक्रिय परिवहन के द्वारा, याद रखना आपको, फिर सक्रिय परिवहन के द्वारा ये फ्लोएम की चालनी नलिका और सह कोशिका में संचरित होती है। फ्लोएम के अंदर यानी संचित क्षेत्रों से या कुंड क्षेत्रों से शर्करा जो है सक्रिय परिवहन के द्वारा
फ्लोएम की चालनी नलिका में भेजी जाती है। सक्रिय परिवहन का मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और अति पराशरी स्थिति, अति पराशरी यानी परासरणीय सांद्रता किसकी बढ़ जाएगी? फ्लोएम की चालनी नलिका और सह कोशिका की बढ़ जाएगी। और फिर अति परासरण की क्रिया के द्वारा ये फ्लोएम से जाइलम में भी स्थानांतरित हो सकती है। और परासरण की क्रिया होने के पश्चात एक चालनी नलिका से दूसरी चालनी नलिका के अंतर्गत ये स्थानांतरित होती रहती है। किसके कारण? परासरणीय दाब के कारण। तो सारांश में हम कह सकते हैं कि फ्लोएम जो है शर्कराओं का परिवहन स्रोत से प्रारंभ होता है, जहां शर्कराओं को सक्रिय परिवहन के द्वारा फ्लोएम के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाता है और उसके पश्चात जल प्रवणता के अनुसार ये संपूर्ण फ्लोएम में फैल जाती है। और फ्लोएम के अंतर्गत जो सह कोशिका और चालनी नलिका होती है उनके सिरे क्या होते हैं? आप लोगों को पता है, उनके सिरे छिद्रित होते हैं। और उन छिद्रित सिरों के अंतर्गत एक प्रकार का हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ठीक है, द्रव स्थितिक दबाव फ्लोएम के चालनी नलिका में लगता है, जिससे ये पादप के संपूर्ण भागों में इसको परिवहन या स्थानांतरित कर दिया जाता है। अब इसे हम एक साधारण प्रयोग जिसे ग्रिडलिंग भी कहते हैं, ये एक बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि ग्रिडलिंग किसे कहते हैं, तो ग्रिडलिंग के प्रयोग के द्वारा हम इसे आसानी से समझ सकते हैं। ग्रिडलिंग का प्रयोग क्या है कि अगर हम ग्रिडलिंग किसे कहते हैं, मान लीजिए इतना ही प्रश्न आ जाए, अगर हम किसी पेड़ की छाल को हटा दें, ठीक है, छाल को जब हटाएंगे तो हम ये देखेंगे कि जो भोज्य पदार्थ है वो फ्लोएम के द्वारा जो स्थानांतरित हो रहा है विभिन्न भागों में, तो छाल को हटाने पर अपने को उसके नीचे का जो भाग है वो फूला हुआ दिखाई देता है, अर्थात उसमें द्रव स्थितिक दाब बना हुआ है। और इस प्रयोग को ही हम क्या कहते हैं? ग्रिडलिंग कहते हैं। यानी छाल को हटाकर और फ्लोएम के द्वारा होने वाले परिवहन को देखा जाना क्या कहलाता है? ग्रिडलिंग कहलाता है। तो इस बात से आपने क्या समझा कि फ्लोएम के अंतर्गत सबसे पहले क्या करेगा? फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थ को उनके संचित भोज्य पदार्थों के द्वारा संचित भोज्य पदार्थ, जहां भोज्य पदार्थ संचित होता है वहां तक फ्लोएम क्या करेगा? इस भोज्य पदार्थ को परिवहित करेगा यानी पहुंचाएगा। और फिर संचित क्षेत्रों से जहां इसकी आवश्यकता होती है वहां पर इसको पहुंचाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फ्लोएम में परिवहन जो है वो चौतरफा होता है या दो तरफा होता है, जबकि जाइलम में परिवहन की दिशा जो है वो एक दिशीय होती है, यानी जड़ों से जल और खनिज लवणों का अवशोषण होकर और उनको पत्तियों तक पहुंचाना जाइलम सिर्फ एक ही काम करता है। यानी जाइलम के अंतर्गत एक दिशीय प्रवाह होता है, जबकि फ्लोएम के अंतर्गत दो दिशीय प्रवाह होता है, अर्थात पत्तियों से बना हुआ भोजन उनके संचित क्षेत्रों तक पहुंचाना और संचित क्षेत्रों से जहां आवश्यकता है वहां तक इसको पहुंचाना। तो इस प्रकार से फ्लोएम के अंतर्गत दो तरफा परिवहन होता है। और इसी के साथ अपना पादपों में जो परिवहन का अध्याय है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।